Good morning, students. Today we are going to start next syndrome, that is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is called due to the name of discoverer Klinefelter in 1942. Klinefelter syndrome is also a sex chromosome abnormality. That means in this syndrome there is trisomy of sex chromosomes, बेसिकली X. तो यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है X क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी हो जाती है. तो ड्यू टू दिस इंडिविजुअल हैज़ 47 क्रोमोसोम्स. और जो कैरियोटाइप बनता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के पर्सन का, तो 44 दैट इज़ ऑटोसोम विच आर नॉर्मल, बट देयर इज़ एक्स्ट्रा X, दैट मीन्स ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम जो 2 होने चाहिए थे वहाँ कितने हो गए हैं? 3 का मतलब ट्राई. तो ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे ये मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे. तो ड्यू टू दिस ट्राइसोमी देयर इज़ मेंटल रिटार्डेशन एंड मेल इज़ फेमिनाइज्ड. दैट मीन्स फीमेल के जैसे दिखने वाला मेल, और मेल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो फीमेल वाले ही होंगे. जैसे गायनेकोमेस्टिया वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नॉर्मल से ज़्यादा होता है. जो नॉर्मल मेल हैं उनसे कहीं ज़्यादा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इनके अंदर हो जाएगा. तो ड्यू टू द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. Now, what is the reason for the Klinefelter syndrome as a genetics? So there may be 2 possibilities. First is when the diploid egg is crossed with sperm which is carrying Y chromosome and XXY. So क्या हुआ यहाँ पर? जब क्या होता है, जब एग की फॉर्मेशन हुई और उस एग की फॉर्मेशन के दौरान जो एक्स थे, डबल एक्स थे, वो अलग नहीं हो पाए और एग के अंदर 2 एक्स आ गए, और फिर वाई से इसकी क्रोमोसोम से इसकी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो डबल एक्स हो गए और एक वाई हो गया. तो इस टाइप की जो पॉसिबिलिटी है ये कॉमन है. ज़्यादातर क्लिनफिल्टर इसी की वजह से ही होता है. या दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि जो एक्स है वो तो हैप्लॉइड ही था, लेकिन हो सकता है जो डिप्लॉयड हो सकता है स्पर्म, जिसकी वजह से ये ट्राइसोमी हो गई. तो ये जो इस टाइप का पॉसिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा कम होती है. और जो कॉमन टाइप की पॉसिबिलिटी वो यही है कि जो एग है वो मियोसिस के दौरान, यानी कि डबल एक्स जो हैं फीमेल के अंदर, तो वो अलग नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद ट्राइसोमी हो जाती है. तो ये मैंने थोड़ा सा oogenesis के थ्रू समझाया है कि आप ये समझ लीजिए जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, ये मैं एक्स क्रोमोसोम दिखा रही हूँ. और यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस से पहले जैसे ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डबलिंग होने के बाद जो है वो नॉन जंक्शन होने की वजह से जैसे अलग अलग हो गया सेल. ये मियोसिस में क्या होता है, सिंगल रह जाते हैं ना बाद में. तो पहले यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मियोसिस फर्स्ट, और इसके बाद मियोसिस सेकंड. तो मियोसिस सेकंड के टाइम क्या होता है, सब में एक कॉपी आ जाती है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. अब यहाँ पर एग बनते समय क्या हुआ, यहाँ पर एग बनते समय ये हो सकता है कि किसी ना किसी एक मियोसिस सेकंड के टाइम 2 सेल में से एक सेल में या दोनों ही सेल में हो सकता है किसी म्यूटेशन के थ्रू जो नॉन डिंजंक्शन हो गया. क्या है कि इसमें अलग अलग होना था, हैप्लॉइड होना था ना, सिंगल, लेकिन यहाँ हुआ गलती से दोनों ही एक में चले गए और एक खाली रह गया. तो जब ये खाली रह जाता है तो ये किसका कारण बनता है, याद करेंगे आप, जहाँ पर जैसे मान लिया ये X 0 हो जाए, तो इस तरह से कोई ना कोई दूसरा सिम्टम आ सकता है, कोई और. तो लेकिन ये हम बात करेंगे क्लिनफिल्टर की. तो क्या हुआ, डबल एक्स आ गया हमारे पास. तो डबल एक्स वाला जब वाई से फ्यूज़ होगा, इसका फ्यूज़न होगा, तो क्या हो जाएगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी. तो सेक्स
क्रोमोसोम 3 हो जाएंगे और देखा जाए तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा जिससे एक डिसीज़ डिसऑर्डर बनेगा जिसका नाम है लिनफिल्टर सिंड्रोम। चलो अगर हम बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स की, तो लिनफिल्टर के जो सिम्टम्स हैं ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनका लोअर IQ लेवल होता है और ये टॉल तो होते हैं बिकॉज वाई है और मेल भी मेल कैरेक्टर्स भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे, लेकिन इनका जो मसल टोन होता है वो थोड़ा लेडीज़ की तरह पुअर होता है और इनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल के वो थोड़े कम होते हैं और मेल के भी यार, क्योंकि ये ना तो प्रॉपर फीमेल होता है ना प्रॉपर मेल होता है और गायनेकोमेस्टिया इसके अंदर होती है, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो मेल होता है ये इनफर्टाइल, यानी कि ये आगे अपनी प्रोजेनी को नहीं बना सकता। तो स्मॉल इसके टेस्टिस होते हैं, इसके अंदर स्पर्म का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। तो ये था लिनफिल्टर सिंड्रोम। और इसके बाद हम लोग ये हमारे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, यानी कि जो म्यूटेशन की वजह से या एन्यूप्लॉइडी की वजह से जो केसेस हो रहे थे ये वो डिसऑर्डर थे। अब इसके बाद हम जो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो डिसऑर्डर होंगे हमारे जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर का मतलब जब जीन के जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाने जाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है जो मेंडल के रूल को फॉलो करते हैं। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि जो इनके अंदर चेंजेस होगा वो आगे चल कर के पास आउट होगा। जितने हमने सिंड्रोम पढ़े हैं वो ज़रूरी नहीं अगर पेरेंट्स में है तो उसके प्रोजेनी में भी होगा, लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम आज जो पढ़ रहे हैं वो इस टाइप के डिसऑर्डर हैं जो आगे जेनेटिक्स के रूल फॉलो करते हुए जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं और इन्हीं डिसऑर्डर्स की जो स्टडी थी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते थे। तो जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली ये भी 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल। यानी कि जब डिसऑर्डर हुआ, कोई चेंजेस हुए हैं क्रोमोसोम, जैसे 2 तरह के हैं, तो अगर ऑटोसोम में कोई गड़बड़ होती है तो वो होता है ऑटोसोमल जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, और अगर सेक्स क्रोमोसोम में होता है तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो जैसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं ये 2 तरह के होता है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी तरह से जो सेक्स क्रोमोसोमल होता है वो एक्स लिंक, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई, तो एक होता है एक्स लिंक, दूसरा होता है वाई लिंक। अब एक्स लिंक्ड भी हम 2 तरह से मान सकते हैं, एक एक्स लिंक जो डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव। वाई में हम हमेशा डोमिनेंट ही मानते हैं क्योंकि वाई का कोई रिसेसिव नहीं होता, वाई क्योंकि जब भी मिलता है सिंगल कॉपी में ही मिलता है। तो अगर जो भी इसका डिसऑर्डर हुआ तो वो हमेशा डोमिनेंट ही रहता है मेल के अंदर, क्योंकि फीमेल में ये होता ही नहीं, डबल कॉपीज़ की कभी होती ही नहीं। तो वाई लिंक्ड हमेशा डोमिनेंट ही होता है। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में आज हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ डिसऑर्डर है, दैट इज़ हीमोफीलिया, जिसको हम ब्लीडर्स डिसीज़ भी बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो इन 1803। तो ये क्या है, पहली बात तो ये समझना है। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यहाँ पर देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब इस बात से हम क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि जो हीमोफीलिया डिसीज़ अगर किसी में होती है तो वो इस वजह से हुई कि एक्स क्रोमोसोम पर कोई एक ऐसा जीन है जो हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि जैसे ब्लड में कोई स्ट्रक्चर थी या ब्लड में बेसिकली इसका जो मेन बात है वो ये है रीज़न कि हमारे अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग होती है तो उसके लिए 13 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 13 फैक्टर में से अगर कोई ना कोई एक फैक्टर गायब हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग फेल हो जाती है। तो इसमें से जो फैक्टर बनते हैं वो फैक्टर भी प्रोटीन होते हैं और वो फैक्टर जो है वो जीन बनाता है। अब अगर कहीं उस जीन में गड़बड़ हो जाए
तो क्या होगा, उसमें से कोई ना कोई फैक्टर नहीं बनेगा, और फैक्टर नहीं बनेगा तो हमारी जो क्लोटिंग है वो नहीं होगी, और क्लोटिंग ना होने की वजह से ही जो ब्लीडिंग होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, छोटी मोटी जो चोट होगी उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और रुकेगी नहीं। और कई बार तो ब्लड लॉस की वजह से क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। तो ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से इसका दूसरा नाम ब्लीडर्स डिसीज़ भी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग बता रहे थे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये जो डिसीज़ है इसका जो गड़बड़ हुई है, जीन में जो भी चेंजेस आया है वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर लगा हुआ है, और ये जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब होता है कि जब भी डबल एक्स होंगे तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, जब सिंगल एक्स होगा तो ये अपना प्रभाव प्रोजेनी में नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब x और y होते हैं तो वहाँ पर सिंगल होने की वजह से y का कोई सीन नहीं है, तो x y होने की वजह से मेल के अंदर ये पूरी तरह से डोमिनेंट, यानी कि पूरी है तो रिसेसिव लेकिन पूरी तरह से अपनी कैरेक्टर को शो करेगा। यानी अगर मैन के अंदर एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक आ जाता है तो वो मैन हीमोफिलिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसको ना रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो सबसे पहली थी हीमोफीलिया, क्योंकि वो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो हीमोफीलिया की कैरियर पाई गई, और उसके बाद उसने जो उसकी जनरेशन में बहुत सारी जनरेशन तक ये डिसीज़ मिली। तो जब उसका पेडिग्री एनालिसिस किया गया तो पता चला जो क्वीन थी वहाँ से ये शुरुआत हुई, वो एक कैरियर थी हीमोफीलिया की। तो इसी वजह से इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है डिसीज़। तो जो डिसीज़ एक्स लिंक्ड होती हैं, यानी जो सेक्स से जुड़ी होती हैं, वो हमेशा क्रिस क्रॉस टाइप की इनहेरिटेंस दिखाती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर मान लिया ये मेल में है, ठीक है, पहली जनरेशन की मेल के अंदर है, तो ये सेकंड जनरेशन की फीमेल के अंदर होगी, और फीमेल के बाद जो थर्ड जनरेशन में फीमेल से फिर मेल में जाएगी, फिर मेल से फीमेल में जाएगी चौथी जनरेशन में। तो इस तरह से क्या होता है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, और मेल से फीमेल में। तो इस तरह से इनहेरिटेंस होती चली जाती है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मेल कभी भी अपने सन को, यानी कि मेल से मेल में कोई एक्स लिंक डिसीज़ इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर मेल कभी भी अपने सन को एक्स क्रोमोसोम देता ही नहीं। मेल हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है, और जो फीमेल है वो अपना एक्स, क्योंकि उसके पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो एक क्रोमोसोम अपनी बेटी को देती है और एक क्रोमोसोम अपने बेटे को देती है। तो मेल कभी भी अपना एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से नहीं लेता, वो हमेशा अपनी मदर से ही एक्स। तो इसीलिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखी जाती है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया दो तरह की होती है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मली जो क्लोटिंग का होता है, ब्लड क्लोटिंग का, उसको ब्लड क्लोटिंग के लिए 1 से लेके 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हीमोफीलिया ए के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 है वो एब्सेंट होता है, और जो हीमोफीलिया बी है उसमें 9th फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग फेलियर हो जाती है। सिम्टम आपको मैंने अभी बहुत देर से बता ही रही हूँ आप लोगों को कि जो पेशेंट है उसकी ब्लीड कंटिन्यू रहती है, छोटा मोटा कट भी लगेगा तब भी ब्लीडिंग लगातार चलती रहती है, तो जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो देयर इज़ इनकम्प्लीट ब्लड क्लोटिंग, पूरी तरह से क्लोट नहीं बन पाता, पेशेंट कई बार डाई भी हो सकता है, और सबसे बुरी बात कि ये परमानेंट, इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकल डिसीज़ है, इसका कोई हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चोट लगी है तो ऊपर से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर इसका कुछ नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। अब बात करते हैं हम कि इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है।
जो मैंने क्योंकि बताया कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो ये इनहेरिटेंस हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम लोग बाकी क्रॉसेस पढ़ते थे गार्डन पी वगैरह में। तो इसी तरह से इसकी इनहेरिटेंस होती है, लेकिन क्रिस क्रॉस टाइप की इनहेरिटेंस होती है। अगर मेल है, ठीक है, तो मेल यहाँ पर क्या होगा, अगर मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है और ये एच मैंने शो किया है कि ये हीमोफीलिया इसके अंदर जो है जीन, इसका जो जीन है हीमोफिलिक जीन हो रहा है इसके अंदर, तो नो, और कभी भी मेल कैरियर नहीं होते, ठीक है, ये हमने हमेशा याद रखनी है। मेल या तो नॉर्मल होंगे या फिर इन्फेक्टेड होंगे, कभी भी फीमेल की तरह कैरियर नहीं होते, जबकि फ़ीमेल में हीमोफीलिया की 3 कंडीशन मिलती है। एक तो इन्फेक्टेड तो कभी भी जन्म ही नहीं लेती, वो या तो उस एमटीपी हो जाती है, यानी कि टर्मिनेशन हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी बीच में ही, या फिर अगर मतलब बेबी बोर्न भी हो जाए तो वो तुरंत मर जाती है। लेकिन सरवाइव करती है तो कैरियर सरवाइव करती है। कैरियर का मतलब होता है जिसके अंदर एक एक्स के पास हीमोफिलिक जीन है, लेकिन उसके अंदर वो रिसेसिव होने की वजह से सिम्टम शो नहीं करती, तो वो होती तो नॉर्मल है, लेकिन वो आगे चल के अपने सन को हीमोफिलिक बना सकती है, तो इसमें सिम्टम शो नहीं होते, बट ये कैरियर। और तीसरी मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्मल होती है। तो अब क्या है कि हमेशा हमें याद रखना है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होते, मेल या तो नॉर्मल होंगे या इन्फेक्टेड, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम काफ़ी है मेल को इन्फेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और इन एग्जांपल से समझ करके हमने कई बार क्या है क्वेश्चन हमें करने होते हैं बोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि हम जैसे हमारे से पूछ लिया जाता है कि व्हेन अ कैरियर वुमेन इज़ मैरिड विद अ हीमोफिलिक मैन, तो आपको एक चार्ट दिया गया और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो हम इसका क्रॉस बनाएंगे। कैरियर वुमेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसका एक एक्स जो है हीमोफिलिक है और दूसरा उसमें हीमोफिलिक जीन है, दूसरा नहीं है। तो इसमें हीमोफिलिक मैन कहा है, इसका एक एक्स काफ़ी है, तो ये 2 तरह के ओवा बनाएगी, ये 2 तरह के स्पर्म बनाएगी। तो हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर के हेल्प से ये बना सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि इसकी एक गर्ल कैरियर होगी, एक बॉय नॉर्मल होगा, एक गर्ल हीमोफिलिक हो जाएगी और एक बॉय हीमोफिलिक होगा। तो जो हीमोफिलिक गर्ल है वो तो डाई हो जाएगी, कैरियर सरवाइव करेगा, नॉर्मल अच्छे से सरवाइव करेगा, और जो हीमोफिलिक बॉय है इसको डिसीज़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, हमने क्रॉस स्टडी कर लिया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन कितने अफेक्ट होंगे, टोटल कितने चिल्ड्रन इसको हुए हैं, 4 चिल्ड्रन इसको हुए हैं। 4 में से आपने क्या देखा कि अफेक्ट कितने को हुआ है, कैरियर को हम नहीं मानेंगे, कैरियर में लक्षण नहीं है, तो हमारे पास हमने देखा 2 जो है इफ़ेक्ट इनको हो चुका है। इन्फेक्टेड 4 में से 2 हैं, तो कितना हो गया 50%। यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। हाउ विल बी द कैरियर आर एंड नॉर्मल, कितनी कैरियर हैं कितनी नॉर्मल है। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पर फिर कैरियर नॉर्मल, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिर चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो हमारे पास 4 बच्चे हैं, तो 4 में से कितने कैरियर है, केवल एक कैरियर है, तो जब एक कैरियर है तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। और नॉर्मल कितना है, 4 बच्चों में से एक बच्चा नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल की जो परसेंटेज है वो चारों बच्चों में से 25% आ जाएगी। इसी तरह से जैसे अब हम अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, राइट द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एंड अफेक्टेड मेल, नॉर्मल एंड अफेक्टेड मेल का परसेंटेज पूछ ले आपसे। तो अब मेल कितने हैं, मेल है हमारे पास 2, ठीक है, 2 मेल में से एक मेल क्या है, नॉर्मल है, और एक मेल क्या है, अफेक्ट। तो 50-50% आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 है, तो 2 ही मेल हमारे अफेक्टेड हैं, यानी 50% मेल नॉर्मल है, 50% मेल अफेक्टेड है। इसी तरह से ही अगला एग्जाम्पल है जो आप लोग खुद से स्टडी करेंगे, और मुझे होप है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी जो कि आप लोग स्टडी करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।